नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोगों ने यूपी टेट के 2026 का जो पेपर था उसको आपने देखा और उसके सिलेबस को देखा। अब देखिए, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, आज की तारीख है 2 जुलाई 2026। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी कि सीडीपी सेक्शन पेपर 2 उसको हम देखेंगे। 2 जुलाई 2026 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन यानी कि जो बाल विकास वाला सेक्शन है उसको हम देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमने सिलेबस कवर किया था क्या वहाँ से अथवा जो हमने क्लास की है उससे हमें कितना बेनिफिट हो सका या हुआ। देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, हम आपको बताते हैं, आप समझिए। हो सकता हो आपके पेपर का पैटर्न भी ऐसा हो जो कल और परसों होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न आप सिंपल बस समझिएगा। कह रहा है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत समर्थन करता है। यानी कि सरल से कठिन की ओर, हम सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो किस पे जोर देगा? स्मरण पे, याद रखने पे, दंड पे, मौन पे या संज्ञानात्मक सहारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक सहारा। देखिए, आप किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप इस कोई चीज सीखना चाहते हैं तो सहारा लेके धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। बाकी दंड याद करना ये सब निगेटिव है, ये सब हमारा होगा नहीं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? मतलब जैसे आलोचना मतलब होता है ना कि किसी को आप भला बुरा कह दीजिए या करिए या तुम बेकार बनाए हो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ वैसे बनो, ये करो वो करो। तो जब कड़ी आलोचना हो गई, अब बच्चा क्या कर रहा है कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? पहला, दंड आधारित नियंत्रण, ये हो सकता है। सकारात्मक शुद्धिकरण, देखिए सकारात्मक तो होगा नहीं, आलोचना कभी भी सकारात्मक नहीं होती, उसमें दोनों पॉइंट रहते हैं। अंतर्दृष्टि, सूझ का कोई रोल नहीं है। जेडपीडी, यहाँ पे निकटवर्ती सिद्धांत या निकटवर्ती क्षेत्र से सीखने का कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दंड आधारित नियंत्रण, बच्चा ये समझ लेगा कि उसको दंड दिया जा रहा है या उसको इस कार्य के लिए लताड़ा जा रहा है, इसलिए वो भाग लेना बंद कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड आधारित अधिगम। बस आप समझिएगा, नियंत्रण, सॉरी। प्रश्न नंबर 3, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बार बार बताया था कि जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम फ्री हो जाएं, हम फ्री होके काम करें। तो वही आपसे पूछा कि स्वायत्तता मतलब हम खुद अपने सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, उनको आवश्यकता होती है। क्यों? कि वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है, ये है, वे बच्चे हैं, उनके पास तर्क के में वे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, प्रतिस्पर्धा, एक समान निर्देश, वही इलाज। देखिए, प्रतिस्पर्धा वही इलाज, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब इक्विटी मतलब अगर आप देखेंगे तो समानता भी होता है, लेकिन बात को समझिए, एक समान निर्देश, क्या आप सब बच्चों को एक जैसा डायरेक्शन देंगे, एक जैसा सिखाएंगे? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरूरत के आधार पे निष्पक्ष सहायता, जैसे जिसको जरूरत हो उसी हिसाब से आप बच्चों की सहायता कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां डैश को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं? मानचित्रण, ध्यान समझिएगा। प्रतिक्रियात्मक क्रिया को, सतही स्मरण, स्मरण तथा याद, याद को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय कैसे हो गया? जब आप मानचित्रण कर रहे हैं तो सक्रिय हो गया ना, निष्क्रिय तो हो नहीं सकता। अब ज्ञान का संगठन, अब दो में कंफ्यूजन हो गई, प्रतिक्रिया होगा कि ज्ञान का संगठन। बात समझिए, प्रतिक्रिया मतलब होता है कोई एक्शन हो उस पर हम रिएक्ट करें, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अवधारणा मानचित्रण, हमें सीखने की बात कही जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का संगठन का बढ़ावा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार कर दे रहा है तो यह दर्शाता है क्या? जिज्ञासा, यानी कि बच्चे को जानने की इच्छा है, जब वो कार्य मना कर दिया तो जानेगा क्या? आगे, संबद्धता की उच्च आवश्यकता, अच्छा, अगर उसको आवश्यकता होगी तो सीखेगा ना, भागेगा तो है नहीं। निपुणता उन्मुखीकरण, वो निपुण होगा तो क्यों भागेगा? लास्ट, असफलता का भय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से
ऑप्शन नंबर डी, वो बच्चा ये उसको लग रहा है कि हो सकता है इसमें हम फेल हो जाए, हमको डांट पड़े, इसलिए वो कार्य करने से भाग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी मतलब साथ साथ सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, किसको? कक्षा में अलगाव को। अरे भाई, अगर आप साथ साथ सीख रहे हैं तो कक्षा में अलगाव कैसे होगा? गलत। शिक्षार्थियों की रैंकिंग, बिल्कुल नहीं, रैंकिंग नहीं करनी है, एक साथ पढ़ना है, हटाइए। अगला, पदानुक्रम प्रोत्साहित करना, नहीं। लास्ट देखिए, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षण में सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाने की बात कही जाती है। देखिए, पूरी पूरी थ्योरी अगर आपने अटेंड की है तो एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा भी नहीं आया जिसमें आप फंस सके। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, मतलब कि जो इमोशनल वैल्यू है उसको कम करता है। कौन? विकास, शैक्षणिक ज्ञान, प्रतिक्रियाएं, चिंता और भ्रम। देखिए, परामर्श मतलब अगर आप उनको सलाह दे रहे हैं आप, तो अगर वो चिंतित है या भ्रमित है तो उनके इमोशंस को लगातार कम करेंगे, या आप कह लीजिए कि भावनात्मक परामर्श जो है वो चिंता और भ्रम को धीरे धीरे कम करेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो टेंशन में है या कंफ्यूज है हम क्या करें क्या ना करें, तो आप उनसे बैठिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनसे इमोशनली अटैच होइए, तब वो अपनी बातों को शेयर करेंगे और धीरे धीरे अपनी चिंता को त्याग देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि भावनात्मक जो आप कह लीजिए कि परामर्श है वो इनको कम करेगा। ठीक है, चिंता और भ्रम को। प्रश्न नंबर 9, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है, किस चीज की? पहला, अंतर्दृष्टि, आत्मनियमन, प्रतिवर्ती क्रियाएं, या शास्त्रीय अनुकूलन। देखिए, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि खराब आदत, अगर जैसे उनके अंदर कोई आदतें डिसबैलेंस है, जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठे, अब पढ़ने बैठे हैं तो से गाना सुन ले जाओ, गाना सुनने लगे, रील चलाने लगे, मोबाइल देखने लगे, अर्थात उनमें सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। तो जब तक आप सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर नहीं रहेगा या आप आत्मनियंत्रित नहीं रहेंगे तो आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनियमन। 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनियमन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिए, समझते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, कहाँ गया भाई, ये है देखिए, प्रश्न नंबर 10, थांडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक सीखने वाला, मतलब इनके अनुसार सीखना प्रभावी नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, कब तक? जब तक सीखने वाला, याद है आपको थांडाइक का 3 नियम था, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। सीखना तब तक तैयार नहीं हो सकता या तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक बच्चा तत्पर ना हो या तैयार ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वां का, जब तक बच्चा तैयार ना हो। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, फिर 12, 13, 14 और 15। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। क्या कह रहा है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों का उजागर करता है, किन बातों का? पहला, प्रतिवर्त नियंत्रण, आनुवंशिक निर्धारणवाद, केवल अनुकूलन, पर्यावरणीय कारक। तो देखिए, घर और स्कूल का माहौल कह रहा है, माहौल मतलब होता ही है पर्यावरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय कारक। प्रश्न नंबर 12, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से के द्वारा प्रोत्साहित होता है? जिज्ञासा द्वारा, मूलभूत प्रेरणा द्वारा, बाहरी प्रेरणा, या निपुणता अभिविन्यास। बात समझिए, केवल अंकों से, जैसे उसने देखा कि यार ये बच्चा 90% पा गया, दूसरा 95 पा गया, तो उससे मोटिवेट होकर पढ़ने लगा, यानी कि ये हुआ बाहरी, क्या बाहरी प्रेरणा या बहिर्जात प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य ऑप्शन पे अगर आप गौर कीजिए, जिज्ञासा, देखिए अगर उसके अंदर जिज्ञासा है तो अंकों को देख के क्यों हुआ, हर क्षेत्र में आगे होता। और वही अगर हम बात करें मूलभूत, तो मूलभूत प्रेरणाएं वो शुरू से होती है, जन्मजात, वो बाद में नहीं आती, अंकों को देख के नहीं आएगी, अगर रहेगा तो शुरू से ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है,
सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी। मतलब वो चाहता है कि यार हम साथ में काम नहीं करेंगे, तो उसको हम रणनीति क्या क्या कौन सी हमारी रणनीति उपयोगी हो सकती है। पहला, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, छात्र को अस्थायी छूट देना, बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूत करें। नहीं, ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को धीरे धीरे सहपाठियों के साथ धीरे धीरे उनसे बातचीत कराइए, मेल मिलाप कराइए, और धीरे धीरे बच्चा उनके साथ रहते रहते फिर पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए। प्रश्न नंबर 14, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। ग्रुप प्रोजेक्ट, देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, मान लीजिए 5 लोग को कहा गया कि देखिए इस पे आप लोग डिस्कस करिए और इस पे अच्छा रिजल्ट लाइए, तो आप जब बनाएंगे तो कहेंगे देखो देखिए सर ऐसा हो सकता है, उन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, अच्छा सर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अर्थात आपस में ही मंत्रणा करके तर्क वितर्क करके उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सबसे अच्छा साझा तर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। बाकी नकल तो होगा नहीं, सोचने को कम करना होगा नहीं, व्यक्तिगत प्रयास कहां से आ गया जब समूह की बात है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। कौन सा? विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, पलटा गिरावट, शुद्धिकरण की अनुपस्थिति, अस्थायी असमर्थता। बात समझिए, किशोरावस्था से बहुत क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव, ठीक है, अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। कैसे? इसका राइट आंसर है विकासात्मक। ये लास्ट वाले पेपर में आया था, 2011 का जो हमने सॉल्व करा था उसमें ये आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। प्रश्न नंबर 16, समावेशी स्कूल वातावरण की क्या विशेषताएं हैं? पहला, पृथक्करण अलगाव करना, नहीं। पदानुक्रम लाइन से बिठाना या क्रम करना, नहीं। एक समानता, ये हो सकता है, बट अगला ऑप्शन है समान और सहभागिता, सम्मान और सहभागिता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। यहाँ पे देखिए डी वाला भी किसी कारण से गलत नहीं है, बट डी वाले से थोड़ा ज्यादा बेटर है आपका ये, इसलिए थोड़ा सा ये बाजी मार लेता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसको बढ़ावा देती है? दंड को, प्रश्न पूछ के आलोचनात्मक चिंतन, निष्क्रिय श्रवण, स्मरण। तो सुकरात या रूसो, इन लोगों ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। मैंने आपको बताया था जब हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। और प्रश्नावली विधि का सीधा मतलब यही है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रश्नोत्तर के माध्यम से कराया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, किशोरावस्था। देखिए बार बार किशोरावस्था प्रश्न पूछ रहा है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है किस पे? प्रतिक्रिया की गति पे, दृढ़ता और प्रयास, ऊंचाई या सुनवाई। देखिए किशोरावस्था में सीखी गई लाचारी का मतलब ना, जैसे आप किशोरावस्था में कुछ गलत चीजें, या मान लीजिए किशोरावस्था में आप कुछ गलत रास्ते पे चले गए, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रतिक्रिया की गति पे, ऊंचाई पे, या सुनवाई पे, या दृढ़ता और प्रयास पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता और प्रयास पे। आप कोई संकल्प नहीं ले पाएंगे, आप कोई कार्य के लिए प्रयासरत नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लाचारी पहले से कर दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड। कहाँ ये सिद्धांत फेल हो जाता है? क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, जेडपीडी का समर्थन करता है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, अमूर्तन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर है यह संज्ञान की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि सीमित है, वाकई तो देखिए प्रयास एवं त्रुटि पूरा पूरा बल देता है अभ्यास पे। और अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो चीजें हमें रट जाती हैं, ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, रट जाती है। तो थोड़ा सा ये इनकी कमजोरी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है? अनुकूलित, अनुकूलित मतलब हमारे हिसाब से। अच्छा, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, कक्षा में अलगाव, कम अपेक्षाएं, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह।
तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे शिक्षार्थी को जरूरत हो वैसे ही उसको गृह कार्य दिया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब अलग अलग समूह के लोग हैं, उनमें टकराव हो रहा है और आप समावेशी शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला, प्राधिकार का प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाएंगे, है तुम चलो तुम हटो, ये करेंगे। परिहार करेंगे, या छात्रों को स्कूल से निलंबित कर देंगे, चलो हटो तुम लोग। या शांत और सम्मानजनक चर्चाएं कराएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक शांत और सम्मानजनक चर्चाएं कराएंगे, जिससे हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो और सभी बच्चे समान रूप से चीजों को सीखें। चलिए बात 22 की, क्या कह रहा है? कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। किसके माध्यम से? संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से। निष्क्रिय श्रवण, निष्क्रिय कैसे हो सकता है? जब बहस हो रहा है तो निष्क्रिय तो होगा नहीं। स्मरण याद का कोई यहाँ पे लोचा ही नहीं है, मौन होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक संघर्ष। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक संघर्ष। बात करते हैं 23। आधुनिक कक्षाओं में, मतलब आजकल की कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या है? व्याख्याता के रूप में नहीं, नियंत्रक के रूप में नहीं, परीक्षक के रूप में नहीं, सुविधाकर्ता के रूप में। तो शिक्षक सिर्फ और सिर्फ ऐसे कार्य करे जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 24। आशुवेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ये तो सही बात है। अगर पूर्व ज्ञान को आपने छोड़ा तो शिक्षण सफल नहीं होगा। बच्चे को क्या आता है, कितना आता है, आप जान लीजिए, उसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया कराइए। तो इसका पहला नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए बी कह रहा है प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, होमवर्क नहीं, परीक्षा नहीं। प्रश्न नंबर 25। पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है। मतलब अगर शिक्षण अधिगम में पठार आ गया तो आप कैसे पार करेंगे? पाठ्यक्रम को कम करके, दंड देके, शिक्षार्थी की उपेक्षा करके, शिक्षण की रणनीति में बदलाव करके। बिल्कुल सही बात है। अगर पठार आ गया है तो शिक्षण की रणनीति में बदलाव करके आप उस पठार को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकताएं इसलिए हैं क्योंकि सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। समावेशन मानकों को कम करता है, मानकों कोई मतलब नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वो अनुकूलित टीएलएम, मतलब अगर जैसे मान लिया कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको वैसा टीएलएम चाहिए, कोई श्रवण बाधित है उसको वैसा टीएलएम चाहिए। तो अनुकूलित टीएलएम, जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा चाहिए। इसीलिए शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए अनुकूलित टीएलएम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? मैंने आपको कल ही परसों बताया था कि सीखने की परिभाषा जब भी आएगा सीधा खोजिए व्यवहार में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यवहार में जहां परिवर्तन आया खत्म। प्रश्न नंबर 28। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर क्यों माना जाता है? पहला, विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर, गलत हो गया। विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ये भी गलत हो गया। विकास केवल, ये भी गलत हो गया। विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक। याद करिए, मैंने आपको बताया था विकास गर्भावस्था शुरू होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता, जब माँ के पेट में रहता है तभी से उसका विकास होता है और मृत्यु तक होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। केवल जीन, सहज प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाएं, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि स्कूल की बात कही गई तो शिक्षक का संवाद और पाठ्यक्रम प्रभावित करेगा। प्रश्न नंबर 30। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्न में कौन से कारण से होने वाले कठिनाइयों का एक उदाहरण है?
प्रतिक्रिया कमजोरी, खराब मोटर समन्वय, बुद्धि की कमी, पर्यावरणीय कारक। देखिए मोबाइल वोबाइल चलाना ये सब बाहरी कारक है, तो ये पर्यावरण कारक है जिससे बच्चा अधिक समय तक स्क्रीन समय या अधिक दिनचर्या उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये पूरा का पूरा क्या है, पर्यावरणीय कारक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 2 जुलाई 2026 का जो आज का पेपर हुआ था उसको हमने एनालिसिस कर दिया। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस पहले नहीं किया था। तो सारे के सारे क्वेश्चन आए और बहुत ही सरल पेपर आया है, बस आपको थोड़ा समझना है। अच्छी बात तो यह है कोई सिद्धांत नहीं पूछा, ना कोई मनोवैज्ञानिक पूछा है। तो अगर आगे पूछे आप तैयार रहिए, पेपर ऐसा आएगा तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अच्छे से इसको दोहरा लीजिए, यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है। आप इसकी तैयारी मौजूद कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले पेपर सोल्यूशन में, तब तक लिए